अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ सईद काजी हैं और इस्लामाबाद से हैं रऊफ क्लासरा साहब। नाजरीन, माजी का ना भूलने वाला एक सब्र सानिहा मशरकी पाकिस्तान है। हर साल 16 दिसंबर का दिन आते ही हमारे यहाँ एक बहस छिड़ जाती है कि हमने माजी से आखिर सीखा क्या है, क्यों बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, क्यों हम अपने मुल्क को टूटने से बचा नहीं सके। और अब हाल ये है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों को आज सजाएं दी जा रही हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल चंद रोज पहले अब्दुल कादिर मुल्ला की फांसी है। और आज वहां गली कूचों में हंगामे हो रहे हैं। आखिर ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है और हमने माजी से क्या सीखा है, आज हम इस पर बात करेंगे। साथ ही एक और अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे कि वोटों की तस्दीक के लिए नादरा का जो इंतजामी कंट्रोल है ये 3 माह के लिए इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिया गया है और वजारत दाखिला इस अमल से दस्तबरदार हो गई है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन ट्रिब्यूनल को इसमें अपना किरदार अदा करना होगा। दूसरी जानिब चेयरमैन नादरा का नाम ECL में डालने का फैसला किया गया है। आखिर ये फैसला किस बुनियाद पर किया गया है और नादरा का जो इंतजाम है इलेक्शन कमीशन के हवाले करने से क्या उम्मीद ये पैदा हो जाएगी कि धांधली और बद इंतजामी जो की गई है मुख्तलिफ हल्कों में ये बेनकाब हो। इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही रोजाना की तरह मुख्तलिफ अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे क्लास साहब और काई साहब। सबसे पहले काई साहब से ले लेते हैं। जी काई साहब। शाजिया, सबसे पहले तो हम बात करेंगे असलम खान, हमारे कसूर से नुमाइंदा हैं। उन्होंने एक स्टोरी दी थी कि कैसे बहुत महंगी कीमत पे एक बड़ी ज़मीन खरीदी गई मंडी के लिए, तो उसका फॉलो अप लेंगे और वो उस वक्त उसकी कीमत बहुत कम थी मगर उसको बहुत एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस पे ख़रीदा गया। वो क्या कहानी है, उसका फॉलो अप क्या है। और साथ ही आज मैंने 2 दिलचस्प खबरें यूरोप से लेके आया हूँ। एक तो ये कि आयरलैंड की हुकूमत ने क्या मशवरा दिया है अपने मुल्क के बेरोज़गारों को कि वो क्या करें। वो उन्हें कह रहे हैं कि आप यहाँ से हिजरत कर जाएं। और साथ ही AFP की स्टोरी है, एक बहुत बड़ी एजेंसी है फ्रांस की खबरसां एजेंसी, वो बता रही है कि किस तरह यूरोप ऑन दी वर्ज ऑफ एक पॉपुलर अपराइजिंग है। मगर फ़र्क क्या होगा, इस दफ़ा जो लोग मूव कर रहे हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं या जो एक्सप्लोड करते नज़र आते हैं या सोशल एक्सप्लोजन जो हो रहा है वो ट्रेड यूनियन की प्लेटफॉर्म से नहीं होगा बल्कि लोग अपने तौर पर बाहर निकल रहे हैं क्योंकि रिसेशन जाने के बाद भी उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। दिलचस्प स्टोरीज हैं, ये आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, क्लास साहब के पास चलते हैं। जी क्लास साहब, आप क्या शेयर करेंगे? जी, काजी साहब ने तो आयरलैंड की बात की है कि वहाँ बेरोजगारों को क्या मशवरा दिया गया। मेरे पास एक नोटिफिकेशन है आज कि इसाक डार साहब की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई है और वफाकी मुलाजमीन के लिए बड़ी ख़तरे की घंटी है, खौफनाक खबर है कि बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमीन जो है इनको बरतरफ करने का एक मनसूबा तैयार कर लिया गया है। उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग का दौर वापस आ गया है और इसाक डार साहब के हाथ में एक छुरी दे दी गई है। उन्होंने कैसे कैसे किस किस जगह से कट करने और कितनी बड़ी तादाद में बेरोज़गारों का एक नया तूफ़ान इस मुल्क में आने वाला है, आपके साथ ये स्टोरी शेयर करेंगे। और दूसरी, इसाक डार साहब ने पिछले हफ्ते कौमी असम्बली में एक सनसनीखेज़ इंकशाफ किया जिसको पाकिस्तानी मीडिया ने एक दफ़ा फिर ये हिस्ब आदत जो इग्नोर किया है। उन्होंने ये फरमाया कि हमने पिछले 4 माह में 280 अरब रुपए के नए नोट इन्होंने छापे हैं। उसकी डिटेल बताएंगे। ये जो 280 अरब रुपए के नोट मशीनों पर छापे गए हैं, इसके आपकी इकॉनमी पर क्या असरात पड़ने वाले हैं और मुल्क को किस तरीके से चलाया जा रहा है, किस तरह की इकॉनमी ये लेके आ रहे हैं कि नोट छापी जाएँ और मुल्क को चलाया जाएँ। और तीसरी खबर है ये दुबई के हवाले से कि दुबई पाकिस्तान से नाराज़ है कि इन्होंने उनकी वहाँ पर एक्सपो की नुमाइश होनी है 2020 में, तो पाकिस्तान ने वोट नहीं दिया दुबई को। तो इसकी अंदरूनी कहानी क्या है कि इतना बड़ा जो इनका मैसअप हुआ है उसके पीछे कौन जिम्मेदार है कि दुबई पाकिस्तान से क्यों नाराज़ हुआ है, इसकी थोड़ी इनसाइड स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आज अहम दिन सानिहा मशरकी पाकिस्तान, जिसकी याद में आज मुख्तलिफ चैनल्स पर प्रोग्राम भी किए जाएंगे, टॉक शोज भी किए जाएंगे और वही सवाल उठाया जाएगा कि आखिर हम अपने मुल्क को टूटने से क्यों बचा नहीं सके। ऐसी कौन सी वजूहात थी कि सानिहा मशरकी पाकिस्तान जो है ये हमारा रोनुमा हुआ ये वाक़या। कई साहब, 42 साल के बाद हमने इस वाक़े से आखिर सबक क्या सीखा है और जो हमारे सियासी और अस्करी माहिरीन है यही आरा देते हैं कि इसमें गैर मुल्की क़ुव्वतों का किरदार था। आखिर हमारी अपनी स्ट्रेंथ क्या थी? गैर मुल्की कुव्वतों से बड़ा ना एक सहूलत हो जाती है। हाँ। कि जो अंदरून मुल्की कुव्वतें होती हैं उनकी तरफ आपकी नजर नहीं जाती। लेकिन मैं थोड़ा सा देखें, तारीख को देखने के कई तरीके होते हैं। एक तो ये तरीका कि आप एलिटिस्ट जो नजरिया तारीख है, जो हुक्मरानों का नजरिया तारीख, वहां से देखें। आप कहाँ से चीज को देखते हैं वो मंजर उसी पे डिपेंड करता है। तो मेरे ख्याल में अगर आप उस जमाने और सैद को देखें तो बहुत बड़ी अपराइजिंग थी। यहाँ नहीं थी सिर्फ, इवन फ्रांस 68 देख लें, मई में वहां पे बहुत बड़ी अपराइजिंग थी, डिगाल भाग गए थे मुल्क से। इसी तरीके से 70s में अगर आप जाएं, चिली में, लैटिन अमेरिका में, यहाँ भी एक बहुत बड़ी मूवमेंट उभरी थी। और मूवमेंट उभरी थी, ये रावलपिंडी से एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज का स्टूडेंट था जिसकी हलाकत के बाद ये शुरू हुई और यहाँ से चिटागांग तक चली गई थी। मगर उसमें फिर कई अदवार आए
और ख़ास तौर पे जो बाशानी का रोल था वो बड़ा मिनिमाइज करवा दिया मौजे तुंग ने। मौजे तुंग चूँकि पाकिस्तान फ़ौज से उनकी जो लीडरशिप थी यहाँ के उस वक्त के हमारे जो हुक्मरान थे उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती थी, तो उन्होंने उन्हें डांट बांट दिया, ये तारीख बताती है। तो वो एक तबकाती बुनियाद पर जो तहरीक बनी थी उसको कौमी कैरेक्टर दे दिया गया बचाने के लिए। और फिर ये एक और भी नुक्ता नज़र है कि जो इंडिया की फ़ौज थी वो हमारे साथ तो लड़ने आई थी, मगर उसका एक और मकसद भी था कि वो जो अपराइजिंग मुक्ति बानी और वो जो आम लोग उठ खड़े हुए थे उसकी अपराइजिंग को क्रश करना, क्योंकि वहां पे उनका बंगाल पहले रेड था, वहां पे सोशलिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी और इस तरफ अगर ये आग लगती तो ये आग रुक नहीं सकती थी। तो इसलिए ये बैरी बेड़ा और ये सब कुछ आया और एक हमारा बहुत तकलीफदेह पहलू था। और वो जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी हमारी जो जिनसे लोग नाराज हुए और फिर तारीख का लेकिन क्लासर साहब ये भी तो एक हकीकत है कि याया खान और भुट्टो ने मुजीबुर रहमान की हुकूमत मानने से उनकी हुकूमत मानने से जो था वो इनकार कर दिया, जिसकी वजह से नफरत इतनी ज्यादा बढ़ी कि सानिया मशरिकी पाकिस्तान हुआ और हमारा एक बाजू हमसे अलग हुआ। हम इस हकीकत से तो इनकार नहीं कर सकते। ये तो शाजिया बिल्कुल, मेरा ख्याल जब भी पाकिस्तान में कोई मिलिट्री रूल्स आए हैं हमने देखा है कि पाकिस्तान को कुछ ना कुछ आप उसको कहते हैं अपनी इसके जियोग्राफिकली इसको नुकसान हुआ है। हाँ। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, अगर ये मुझे याद है कि आज भी हम कहते हैं उनका जो दौर है उसको बड़ा हम याद करते हैं, या अयूब खान साहब को ग्रीन रेवोल्यूशन का दौर कहा जाता है, लेकिन ये बात क्यों नहीं करते कि ग्रीन रेवोल्यूशन के नतीजे में एक इलाका ये मगरबी पाकिस्तान बहुत अमीर हो गया और आपको मशरकी पाकिस्तान बहुत गरीब हो गया। और उसी की कल्मिनेशन जाके हुई कि पाकिस्तान दो हिस्सों में हुआ। हमने उनके आगे जनरल जाजा के दौर में देखा और मेरे ख्याल ज्यादा फर्क नहीं था, 2 साल के वक्फे के बाद पाकिस्तान टूट गया था। ऐसे जनरल जा के दौर में हमने देखा है कि वहाँ पे बड़ा मसला, यहाँ पे सियाचिन वगैरह जो सारे हैं उस पर इंडियन फोर्सेज ने आके कब्जा किया था। इसलिए मिलिट्री रूल जो हैं वो पाकिस्तान के लिए इतने अच्छे नहीं रहे, हमेशा कुछ ना कुछ उसमें हमें कुछ जियोग्राफिकल चेंजेस देखना पड़ी हैं। ये चीज़ें अभी भी हो रही हैं। शाजिया, जो बात आप कह रहे थे हमने क्या सबक सीखे, आज भी पाकिस्तान के कुछ हिस्से ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और कुछ हिस्से ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। ये बलोचिस्तान की कहानी हम खुद आपको बता चुके हैं कि वहाँ पे क्या कुछ हशर हो रहा है और किस तरीके का उनके बिजली के हवाले से जो एलिगेशन उन पे लगे हैं। आज बलोचों के साथ जिस तरह का सलूक वहाँ पे सामने आपका नजर, इवन पंजाब में देख लें, मैं बार बार एक बात कहता हूँ मुझे पंजाब हुकूमत की तरफ से उसका जवाब नहीं मिलता और बाद में ये जो फैक्टर्स होते हैं इकट्ठे होते रहते हैं और यकदम किसी ना किसी दिन उसमें एक्सप्लोजन में बनते हैं कि 700 अरब रुपया इनको NFC में मिला है पंजाब को, 700 बिलियन रुपीज़। आपने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का इजलास नहीं बुलवाया कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करें कि आपके जो वसाइल हैं क्या सिर्फ एक इलाके को अमीर करने पर लग रहे हैं या उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। तो आज भी उसी तरह लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है जिस तरह मशरिकी पाकिस्तान के लोगों को नजरअंदाज किया गया। आप कुछ शहरों पे कुछ इलाकों पे कुछ हलकों पे अरबों रुपए लगा रहे हैं और बाकी जो आपका मुल्क है उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो रही। यही इल्जाम था उस वक्त मशरकी पाकिस्तान का। वो ये कहते थे हमारी यहाँ पे वो है पटसन का पैसा है, बल्कि बड़ा मशहूर है एक उनका डला गया था कि जब हम मगरबी पाकिस्तान आते हैं तो हमें यहाँ से पटसन की बू आती है यहाँ पे कि वहाँ से आप सारा पैसा उठाते हैं, आप एक्सपोर्ट करते हैं, माल कमाते हैं, लेकिन वो पैसा वहाँ मशरकी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने की बजाय आप सारे का सारा मगरबी पाकिस्तान की तरफ लगा रहे हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि आखिर बांग्लादेश की जो हुकूमत है ये 42 साल के बाद तयशुदा मामलात को क्यों उठा रही है। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद साने है मशरकी पाकिस्तान। 42 साल के बाद आज सूरत हाल ये है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों को सजाएं दी जा रही हैं, जिसकी हालिया और ताज़ा मिसाल अब्दुल कादिर मुल्ला की फांसी है जो उन्हें चंद रोज पहले दी गई। सीनियर तज्जियाकार डॉक्टर हसन अस्करी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। बांग्लादेश बन जाने के बाद शेख मुजीब ने भी उन लोगों पर मुकदमा चलाना चाहा जिन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत का, पाकिस्तानी फौज का साथ दिया, लेकिन बाद में उन्हें पाकिस्तान के साथ ताउन करने वाला मामला करार देकर इस मामले को खत्म कर दिया गया। लेकिन आज 42 साल के बाद उन्हीं की बेटी हसीना वाजिद उन तयशुदा मामलात को आखिर उठाकर क्या जाहिर करना चाहती हैं, क्या मकसद है इसका? देखिए, इसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर बांग्लादेश की अंदरूनी पॉलिटिक्स से है। पहले तो यह है कि हसीना वाजिद जब पहले भी इक़्तिदार में आई थी उन्होंने इस किस्म के इश्यूज उठाए, लेकिन ये इश्यूज एक स्टेज पे रुक गए। अब इस दौर में जब उनका दौर खत्म हो रहा है, जनवरी में वहाँ इलेक्शन होने वाले हैं, तो गालिबन उन्होंने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है। एक तो ये है कि अपने लिए नेशनलिज्म का नारा लगा के सपोर्ट बिल्ड करने की कोशिश की है और फिर जो अपने सियासी मुखालफिन हैं उनको खराब करने के लिए उन्होंने ये तरीका इख्तियार किया है। इस वक्त बांग्लादेश में ताउन की अंदरूनी हारमोनी की जरूरत है
और ये जो इकदाम हुकूमत कर रही है बांग्लादेशी, उससे अंदरूनी तकसीम जो है वो बढ़ रही है और जनवरी के इलेक्शन का पुरअमन होना नामुमकिन होता नजर आ रहा है। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब, एक तो जी ये भी की जा रही है कि महमत इशूज हैं गुर्बत के, वहां पर आए रोज कोई ना कोई फैक्ट्री गिरती है, मजदूर बाहर निकल रहे हैं, खास तौर पे जो उनका टेक्सटाइल सेक्टर है, पैसे तो वो बहुत कमा रहा है मगर मजदूरों का बुरा हाल है। तो अब चूंकि वो कुछ और तो कर नहीं सकते, है तो ये उनका अंदरूनी मामला, जाहिर हम भी यही कह रहे हैं, लेकिन अब ये एक इलेक्ट्रल इशू के तौर पे ले रहे हैं बिकॉज वहां भी इशू ये है कि एड्रेस नहीं कर पा रहे जो रियल इश्यूज है कामत बांग्लादेशी के। बिल्कुल आपने सही कहा कि अंदरूनी मामला को वो एड्रेस नहीं कर सके हैं और इस दौर में ये जो 5 साल दौर रहा है 2008 से जो शुरू हुआ था, इसमें वो इकोनॉमिक इश्यूज को एड्रेस नहीं कर सके हैं। इससे पहले उन्होंने फांसियां दी जिन पे शेख मुजीब को कत्ल करने का इल्जाम था, अब ये दूसरी स्प्री की तरफ चले गए हैं। लेकिन अंदरूनी तौर पर जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, बल्कि अब तो जो हुसैन मोहम्मद इरशाद हैं, उनसे भी इनके डिफरेंसेस अवामी लीग के हो गए हैं और इतनी ज्यादा डिवीजन पैदा हो गई है कि उसकी वजह से वायलेंस का लेवल हाई है और जनवरी के पहले हफ्ते में जो इलेक्शन होने हैं अपोजिशन ने टोटल बाइकआउट कर दिया है। तो मेरा ख्याल ये है कि अंदर रिकंसिलिएशन का रास्ता छोड़कर मेरा ख्याल है ये गलत अप्रोच अडॉप्ट की है, जिससे उनको खुद ही जो है वो नुकसान होगा और असल मसाइल जैसा आपने कहा वो सब पीछे रह गए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएगा कि आज भी ये बात की जाती है कि दोबारा कहीं साने मशरक़ी पाकिस्तान ये रोनमा, खुदा ना खास्ता ये ना हो जाए, लेकिन आज तो हम सियासी और अस्करी दोनों लिहाज से मजबूत हैं। उस वक्त तो मान लिया कि हमारी गलतियां थी सियासी और अस्करी लिहाज से, लेकिन आज ये सूरत हाल क्यों पैदा हो? देखिए, उस जमाने के बहुत सी वजूहात थी, अंदरूनी वजूहात थी, उसको हिंदुस्तान ने बाद में एक्सप्लॉइट किया। लेकिन बुनियादी तौर पर पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान उससे बहुत मुख्तलिफ है और सियासी तौर पर जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो 1971 की निस्बत ज्यादा हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान को थ्रेट जो है वो सेपरेटिज्म का सही मानों में थ्रेट नहीं है, बल्कि जो थ्रेट है वो अंदरूनी लॉ एंड ऑर्डर का है, टेररिज्म का है, जिसको कि अगर टैकल नहीं किया जाएगा तो पाकिस्तानी रियासत की जो दायरा है वो महदूद होने का खतरा है। ब्रेक अवे का जो 71 किस्म का खतरा है, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद। क्लास साहब, आप हसन अस्करी साहब से कुछ पूछना चाहेंगे, बात करना चाहें? नहीं जी, इट्स ऑल राइट। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब। इसमें जो बात मैं समझाऊं, एक तो ये क्लास साहब ने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि ये जो डेप्रीवेशन है, महरूमी है। देखिए, महरूमी कभी इलाके के नाम पे भी जाहिर हो जाती है कि जी हम शायद इसलिए सफर कर रहे हैं, मगर बुनियादी तौर पर तबकाती होती है, तबके की होती है। मैं मिसाल आपको देता हूं कि आज बलोचिस्तान में चले जाएं, ये जितने चीफ टेंज और सरदार हैं जो रॉयल्टी लेते रहे हैं, ये इनके गाड़ियों के काफिले खत्म नहीं होते, और दूसरी तरफ वो बर्बाद बलोची हैं जिनके पास, मैं बार बार यही कहता हूं कि एक MRI मशीन है पूरे सूबे में। तो ये जो क्लस्टर साहब ने कहा, ये बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आप ये एहसास महरूमी दूर नहीं करते तो फिर आप वही बांग्लादेश वाला मामला आ जाता है कि अब आप चूंकि और काम तो कर नहीं सकते, 22 अरब डॉलर जो सालाना आपको कमा के देता है वहां का मेहनत कश, या जो सेकंड लार्जेस्ट मुल्क बना दिया जिसने आपको टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने का, उसकी जिंदगी तो इतनी मिजरेबल है कि वहां इवन बिजली पानी नहीं है जहां वो रह रहे हैं। वोटों की तस्दीक के लिए नाज़रीन 3 माह के लिए जो नादरा का इंतजामी कंट्रोल है ये इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिया गया है। क्लास साहब, अब चौधरी निसार की कल हम बात सुन रहे थे, देख भी रहे थे, आज अखबारात में भी छपी हुई है। वो कहते हैं कि चेयरमैन नादरा की जो मुअत्तली का फैसला है, एक तो ये रातों रात नहीं हुआ, ये उन्हें बदनाम करने की, उनके खिलाफ एक साजिश की जा रही है। दूसरा, वो कहते हैं कि चेयरमैन नादरा के खिलाफ संगीन और हसास मालूमात हैं, वक्त आने पर जो है वो हम सबूत देंगे। अब ये मामले को किस तरफ उलझाया जा रहा है? शाहजहा, पहली बात तो ये है कि अगर चौधरी साहब ये फरमा रहे हैं, और मुझे कल हैरानी हुई उनकी गुफ्तगू सुन के, जिस तरह ब्लफ किए गए हैं और उन्होंने तो कहा है कि झूठ बोले गए। मेरा ख्याल है बहुत सारे तो क्वेश्चन उनके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उठते हैं और अभी मैं उठाता हूँ कुछ, उस पर चंद पॉइंट लेता हूँ। वो मसूफ फरमा रहे हैं कि सुबह 9 बजे बरतरफ किया गया। इट मीन्स कि वो उसकी बात कर, ये मंडे का दिन था जिस दिन वो बरतरफी हुई, रात को जाके उनको मिला, मंडे का दिन था। उसी दिन उनको लाहौर में मौजूद थे और शहबाज शरीफ साहब का हुक्मनामा आया हुआ था कि आप तशरीफ ले आए, आपने मुझे ब्रीफिंग देनी है इस पे, यहाँ पे अपना हमको यहाँ प्लान लॉन्च करना चाहते हैं। और जब वो वहाँ पे पहुंचे हैं, वो लाहौर में थे उस दिन, तो उनको बताया गया कि आज तो वो जनरल कियानी के पास चले गए, आप इनसे मिल रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब से मिल रहे हैं, और उनकी जाके ब्रीफिंग आफ्टरनून में, लेट इवनिंग में जारी रही। अगर वो बरतरफ कर चुके थे सुबह 9 बजे, तो मुझे नहीं समझ आ रही, तो फिर ये तारिक मलिक साहब
किस पोजीशन में वो जाके उनको ब्रीफ कर रहे थे, इन्होंने बताया उनको क्यों नहीं है। उनको बताना चाहिए था राना सनाउल्लाह को और उनको शहबाज शरीफ साहब को, और इनके पास तो बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हैं। कल उन्होंने बड़ी धमकियां भी दी हैं कि मुझे पता है कौन किससे मिलता है, कौन सी एम्बेसी पे है, मैंने कैमरे लगाए हुए हैं। बिल्कुल उनको लगता था कि उनसे चौधरी साहब से ज़्यादा कोई वेल इन्फॉर्म्ड बंदा नहीं है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज बड़ा सुथरा काम करती हैं। इन्होंने रहमान मलिक साहब को भी इसी काम पे लगा दिया था और इन्होंने चौधरी निसार को भी इसी काम पे लगा लिया है कि रऊफ किससे मिल रहा है, काजी साहब ने किसको फ़ोन किया है, कौन किसके पास गया है। वो बड़ा इनको खुश रखते हैं इस्लामाबाद की हद तक इनको इन्फॉर्मेशन दे के। आसान सा काम है, टेलीफोन टेप किया जाए, अब मूवमेंट उनकी रखते रहें। इसलिए उन्होंने कल जो वहाँ पे धमकियाँ दी हैं और बहुत सारी मेरा ख्याल है इश्यूज़ बड़े सीरियस हैं। एक तो यह बात यह है कि अगर वो 9 बजे बरतरफ थे तो किसी टेलीविजन को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया गया। यहाँ पे छोटे मोटे टिकर 2 मिनट में चल जाते हैं। हाँ जी। असल में मसला ये है शाजिया कि ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि जिस तरह की प्रोसीडिंग शुरू हो गई हैं और जो बातें इन्होंने कल की हैं तो ये इन्हें अदालत के सामने पेश करनी चाहिए थी। 9 घंटे तो अदालत में वहां पे प्रोसीडिंग होती रही है। हाँ, तो चौधरी साहब के वकील जो थे बिल्कुल अकरम शेख साहब जिनको लाख रुपए फीस दी थी, तो चौधरी साहब उनको देते ये सबूत कि जाएं अदालत में और उनके सामने पेश कर दें। ये इनको 15 दिन बाद याद है चौधरी साहब को कि जी वो कि हमने उनको सुबह 9 बजे बरतरफ किया था। अच्छा, कल इसमें इंटरेस्टिंगली बात की, उन्होंने डिग्रीज की बात की कि डिग्रीज इनकी गलत हैं। फिर 2-3 काम होने चाहिए। एक तो फिर HSC का काम भी मेरा ख्याल है ये चौधरी साहब ने ले लिया। ये तो आगे HSC हमें बताया कि डिग्री जैली है या असली है। और दूसरी बात जो इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर उनकी डिग्री जैली है फिर तो रहमान मलिक साहब पे और जो साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी थे उन पे इनको मुकदमात करने चाहिए कि आपने जैली डिग्री वाले बंदे को बगैर वेरीफाई किए आपने यहाँ पे कैसे लगा दिया है। ये जो यहाँ पे महाज खुलने वाला ये बड़ा खौफनाक है। और जिस तरह का काम दिया गया इलेक्शन कमीशन को, एक नादरा एक ऐसा इदारा था जिस पे पूरे मुल्क का ट्रस्ट था, एतमाद था। और चौधरी साहब और उनकी पार्टी अपनी लंका बचाने के लिए इन्होंने जिस तरह की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं तो समझता हूँ ये तौहीन अदालत के जुमरे में आती है कि जब वहां पे अदालत ने फैसला महफूज किया हुआ है, ये मामला खुद कह रहे हैं कि कोर्ट में है, तो आप बैठ के किसी अपने क्लाइंट के खिलाफ जो आपकी अपोजिंग पार्टी है उसके खिलाफ इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर सकते हैं। और ये राइट उसके पास तो मौजूद नहीं है तारिक मलिक के पास कि वो भी प्रेस में आके बात करे या इनको आके टेकअप करे। एक लास्टली जो इसमें उन्होंने ब्लू पासपोर्ट्स की बात की है कि मैंने ब्लू पासपोर्ट मैंने कैंसिल किया तो गुस्से में इनसे एक इतना बड़ा मजाक है ब्लू पासपोर्ट के नाम पे जो चौधरी साहब हमारे साथ वो ये खेल रहे हैं। इसमें इनसे पूछा आपने 2000 तो कैंसिल किए जो प्राइवेट लोग थे। हाँ। जो आपके सरकारी बाबूज ने अपनी फैमिलीज के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने वालदैन के लिए, इनका सेक्रेटरी दाखिला जो ये शहद अली खान साहब के बीवी बच्चों को तायात उनको ब्लू पास मिलेंगे, इनके जजेस को मिल रहे हैं, इनके यहाँ पे सफीर हैं, क्या उनकी इन्होंने ये आके कंसेशन इन्होंने हटाई है नहीं हटाई? ब्यूरोक्रेसी बड़ी समझदार है। इनके अपने बच्चों को जो ताहयात मिली हुई हैं, अपनी फैमिली को मिली हुई हैं, वो इन्होंने खत्म नहीं की। सही मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ मजीद खबरें भी हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। कैसा वोटों की तस्दीक अब जो है वो इलेक्शन कमीशन करेगा 3 माह के लिए नादरा के इंतजामी कंट्रोल इनके। अब तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, अब सब कुछ बिल्कुल न्यूट्रल होगा। नहीं, हमारा बड़ी खिदमत की है इलेक्शन कमीशन ने। मुझे इलेक्शन याद है जब हुआ था तो 2-3 के हम फरीजे थे। एक फरीजा ये था कि ये उन लोगों की जो इन्फॉर्मेशन स्टेट बैंक से आई है वो पहुंचाएंगे मुतलका जो ट्रिब्यूनल्स हैं, ताकि हम, क्योंकि हमारी जो कौम जो सब कुछ देख रही थी इलेक्शन कमीशन की तरफ, वो देख रही थी कि जो डिफॉल्टर्स हैं वो ना जाएं, जिन्होंने इस मुल्क का पैसा खाया वो ना जाएं। वो भी मामला आपने देख लिया। दूसरा मामला था सियाई का। उस सिलसिले में भी बड़ी माशाल्लाह उन्होंने तो क्या कहते हैं कि एहतियात बरती और वो भी नहीं हो सका। और जब हमने खोला तो फिर हमारे इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने हमें बताया कि भाई नहीं, ये तो वेरीफाई नहीं हो सकते, लिहाजा इसको इस मुद्दे को बंद ही रहने दें। तो ये तो 2 मामला थे। और तीसरी जो मैं बार बार क्लासर साहब से भी कहता हूँ कि वो हमारे बहुत ही माशाल्लाह उनका एक बड़ा ब्राइट करियर रहा है, जो पिछले इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो बाद में हमें नजर ही नहीं आए, क्योंकि हमें उनसे उम्मीद ये थी कि वो ये सब दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, कंसिडरिंग जो पूरा ऑरा जो उनका बनाया गया था। तो मेरे ख्याल में जी अब इन्होंने उनके हवाले कर दिया है, तो मामलात इंशाल्लाह ऐसे ही चलेंगे जैसे पिछले इलेक्शन में चले थे। रिकलासा साहब से देख क्लास साहब, अब इनका नाम तारिक मलिक का ECL में भी डाल दिया गया है। ऐसे कौन से संगीन इल्जामात और सबूत लाने वाले हैं चौधरी निसार जो मामला बिल्कुल उलट हो जाएगा? मेरा नहीं ख्याल अभी ये उन्होंने ECL पे डाला है, ये इस तरह फैसला किया, डाला नहीं अभी, फैसला भी नहीं हुआ। अच्छा, नहीं, फैसला भी नहीं हुआ। एक बात ये मेरा ख्याल है बेसिकली जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो ये नादरा चेयरमैन से ज्यादा ये धमकियां मेरा ख्याल है अदालत को दी गई हैं। अगर अदालत तो इसको नोट करे, इनको इनसे बुला के पूछे कि चौधरी साहब अगर आपने फैसले करने हैं,
अगर आपने सब कुछ पहले से फैसला कर लिया तो फिर अदालत क्या कर रही है इस मुल्क में? नहीं, फिर कोर्ट की कोई तो आपको जरूरत नहीं रहेगी। चौधरी साहब ने जिस तरह की बम्बास्टिक, धुआंधार और धमकियों भरी उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मतलब इंतहाई डिसेंट आदमी है, उन्होंने खुद मुश्किलात देखी हैं, मुश्किलात में से गुजरे हुए हैं। अगर चौधरी साहब जनरल मुशर्रफ का मार्शल भुगता गए हैं, चौधरी निसार अली खान सब घर बैठे हुए, तो तारक मलिक इनका नहीं भुगता लेंगे? इनको ये समझ नहीं आती कि एक दिन आज आप हैं इक़्तिदार में, कल को आपने नहीं होना है। एक चीज पे रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन हो, ये शाजिया एक है। उस वक्त जफर कुरैशी इनके लिए मसला बना हुआ था, ये पूरी की पूरी गिलानी हुकूमत के लिए। और रहमान मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें और चौधरी आप निसार अली खान साहब की गुफ्तगू देख लें, दोनों की एक है। वो उनको धमकियां देते थे जफर कुरैशी को, खबरदार तुमने मुनीर सलेही के खिलाफ बात की, तुमने अमीन फहीम को टच किया, तुमने करोड़ों अरबों रुपए का कोई इसमें घपले करने वालों को पकड़ने की कोशिश की, उनको घर बुला के धमकियां दी गई थी। जफर कुरैशी को रहमान मलिक ने घर बुला के धमकियां दी थी, रिकॉर्ड मौजूद हैं, उनको जान से मारने तक धमकियां दी कि आज ये धमकियां दे रहे हैं यहाँ पे चौधरी निसार अली खान साहब। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ये वीकेंड पे जरा थोड़ी सी छुट्टी कर लिया करें, ये 2 दिन होते हैं, सैटरडे हफ्ते संडे होता है, रेस्ट किया करें। चौधरी साहब थोड़ा सा बैठ के, हमारे दोस्त हैं, बड़े मेहरबान हैं, 2 दिन ये रेस्ट करने में हर्ज नहीं होती थोड़ी सी। हर इतवार को बैठते हैं, गुस्से का इजहार करते हैं, हर वक्त नाराज रहते हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आता आवाम की खिदमत का कोई भी दिन जाया नहीं करना चाहते। ये अवाम की खिदमत से ज्यादा काजी साहब, अवाम की खिदमत से ज्यादा अपनी खिदमत की फिक्र पड़ गई है। आप पूरी की पूरी लंका जो इन्होंने बनाई थी झूठ से, सच से, जिस तरह के, अब स्पीकर कौमी असेंबली जाता है आपका, अगर स्पीकर कौमी असेंबली का नादरा आपको वो करके देता है, उसके बाद तो कुछ नहीं रह जाता। अगर डी सीट हो जाता है या सादिक पता चलता है कि वहां भी घपले किए गए। लाहौर वो आपका सेक्रेट प्लेस बन गई है जिसके खिलाफ ये कोई बात नहीं सुनने को तैयार। और ये अफसरों को यहाँ पे आपके जो ब्यूरोक्रेसी है उसको जिस तरह की धमकियां दी जा रही हैं, मैसेज दिया जा रहा है, एक जफर कुरैशी की शक्ल में हमने देखा, उनके लिए जफर कुरैशी मसला था, इनके लिए आते ही यहाँ पे ये तारक मलिक मसला बन गए। और लास्टली चौधरी साहब जितनी मेहनत फरमा रहे हैं ना तारक मलिक को डिसिप्लिन करने पे, अगर थोड़ी सी वो लॉ एंड ऑर्डर पे कर लेते। इस्लामाबाद इस वक्त पाकिस्तान के बदतरीन और स्ट्रीट क्राइम के हवाले से मशहूर है, भत्ता यहाँ लिया जा रहा है, पुलिस आपकी यहाँ पे करप्ट है, नाअहली कोई इंतहा है जो आपके सामने यहाँ पे बड़ी हुई है। उसके लिए चौधरी साहब ने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि इस्लामाबाद में क्या असर हो रहा है? इवन पुलिस वाले, हमने पिछले हफ्ते स्टोरी दी थी, 3000 पुलिस वाले जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में पाए गए जो चौधरी साहब को सर्व करते हैं। और दूसरा मेरा ख्याल है इस मसले को अदालत को धमकियां ना दें, अगर इनके पास सबूत थे, इनके पास एविडेंसेस थे, और तारक मलिक इस वक्त एनिमी ऑफ द स्टेट है, लगता है पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 और कोई नहीं है तारक मलिक। और जिस तरह की लास्टली शाजिया बात लंबी हो गई, जैसे बेनजीर भुट्टो साहब पे इल्जाम लगता है कि इन्होंने खामखा नवाज शरीफ को, पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, उनको टारगेट करके उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके उनके खिलाफ महाज खोल के नवाज शरीफ को लीडर बना दिया था। तो मुझे भी यही लगता है कि ये चौधरी निसार अली खान साहब जिस तरह का टारगेट कर रहे हैं तारक मलिक को, ये भी तारक मलिक को एक लीडर बना के घर बैठेंगे और फिर इनको सुकून आएगा। तो एक कॉलर ले लें कराची से, आसिफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्लासरा साहब कैसे हैं आप सर? बिल्कुल फाइन आसिफ साहब जी, बोलिए क्या सवाल है? नया शानदार गुफ्तगू करते हैं आप, पर थोड़ी सी मेरी गुजारिश है कि तनकीद करने वाले को थोड़ा सा सब्र भी करना चाहिए, तनकीद सुन लेनी चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं आप पे कोई तनकीद नहीं कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है सर, करें आप जनाब करें। अली, जिन्होंने ये जाली डिग्रियां लेके हमारे आलीशान अदारे पार्लियामेंट में आए हैं और वो साबित होने के बाद उनको अगर सजा दे दी गई है, तो उन्होंने जो इतने पैसे पीछे हमारे टैक्सों के खा पी गए हैं, उसकी सवाल जो जवाबदेही कौन करेगा और उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी या नहीं होगी? उनसे पैसे वापस ले जाएंगे जो मुफ्त में वो लल्ले तल्ले उड़ाते रहे हैं, उसका क्या होगा सर? ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ, बहुत शुक्रिया जी। क्लासा साहब, जरा आसिफ साहब से रिक्वेस्ट है, जरा हम फारिग हो लें, थोड़ा सा तारक मलिक साहब से फारिग हो लें, जरा उनको हम ठीक कर लें, उनको संभाल लें, फिर इसके बारे में सोचते हैं कि इनका क्या करना है या नहीं करना। और जैसे अभी काजी साहब बात कर रहे थे, ये इलेक्शन कमीशन आप बैठ के कंप्रोमाइज जिस तरह का करने की कोशिश की जा रही है कि एक टेक्निकल काम है नादरा का, अब नादरा में तारक मलिक को मैनेज करके इलेक्शन कमीशन के जरिए जो यहाँ पे अब घपला होने वाला है, और जो बुजुर्ग बैठे हुए रिटायर हमारे बुजुर्गों का जो क्लब बनाया इन्होंने, और जैसे काजी साहब ने अभी मेंशन किया जो कारनामे इन्होंने इलेक्शन में इन्होंने वहां पे दिए हैं। अब लास्टली इंटरेस्टिंगली तमाम इदारे इनके साथ मिल गए हैं जिनका काम था कि ट्रांसपेरेंसी पे खड़े रहते हैं। इलेक्शन साफ और शफाफ हुए थे, अभी उम्मीद करते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्लास में मुझे ब्रेक लेनी है। कोई दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, दूध का दूध और पानी का पानी तो होगा लेकिन इकट्ठा ही होगा, ये हो चुका है। मुझे ब्रेक लेनी है क्लास प्रोग्राम में। नाज़रीन वक्त तक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो काजी साहब और क्लास की जो एक्सक्लूसिव खबरें वो भी आपके साथ शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। क्लासा साहब, बजाय इसके कि वजीर खजाना इसहाक डार लोगों को रोजगार देने वाली कमेटी के सरबराह बने, ये बेरोजगार करने वाली कमेटी के सरबराह बन रहे, इतने लोग जो फारिग किए जाएंगे कहाँ एडजस्ट करेंगे ये लोग? शाजिया, इससे पहले कि मैं इस पर कमेंट करूं, मुझे अभी 2 मैसेजेस आए हैं और चौधरी साहब के पास क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी मौजूद है, लिहाजा अब आजकल धमकियां भी दे रहे हैं जी, मुझे पता है कौन किससे मिलता है, क्या बात करते हैं, पता करा लें कहाँ से आए हैं। एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उन्होंने कहा जी आपने फरमाया, मुझे किसी ने टांट किया कि आप फरमा रहे हैं चौधरी साहब ने बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा है जनाब मुशर्रफ के दौर में। उन्होंने कहा हजूर आप शायद भूल रहे हैं, आप खुद ही रिपोर्ट करते रहे अपनी किताब एक सियासत कई कहानियों में भी आपने पूरा चैप्टर लिखा है कि चौधरी साहब वहद लीडर थे जो अपने घर पर नजर बांध रहे हैं। और इनके बारे में कलसूम नवाज शरीफ साहबा ने बाकायदा नवाज शरीफ साहब को अट्टा के किला में जाकर बताया था कि जनाब अली जनरल मुशर्रफ को आर्मी चीफ लगवाने वाले चौधरी निसार अली खान साहब थे, आप अटक या किले की सर्दियां भुगत रहे हैं, वो अपने घर पे पड़े हुए हैं। बल्कि कई इल्जाम ये लगे थे, वो रात को बाकायदा चक्री आते जाते थे और क्रिकेट भी खेलते रहे यहाँ पे। अच्छा। तो चौधरी साहब वहद लीडर थे जिन्होंने कोई नहीं भुगता। आई एम सॉरी, मैं बाकी वो ठीक कह रहे हैं। चौधरी साहब अपने घर पे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ हूँ, उसके बाद ये मेहताब अब्बासी साहब हूँ, इसके बाद डार साहब हूँ, या फिर नवाज शरीफ साहब, और लंबी लिस्ट है। ये सारे के सारे अट्टा किले में रहे हैं। चौधरी साहब ने ये पूरी ये नजरबंदी है वो सारी के सारी उन्होंने यहाँ पे जो उनका फैजाबाद में घर है बेहतरीन, वहां पे गुजारी है। आई स्टैंड करेक्टेड कि चौधरी साहब ने जनाब मुशर्रफ दौर में कोई मुश्किल नहीं देखी। एक दूसरा, किसी दोस्त ने एक फरमाया है, उन्होंने कहा जनाब सीक्रेट एजेंसी जिनका रोना आप रो रहे हैं वो आजकल यहाँ टमाटो और ये ओनियंस की प्राइसेस को चेक करने पे लगे हुए हैं। ये उनके जिम्मे ये काम लगाया हुआ कि आप जाएं जरा ये पता करके टमाटोज कितने का है, ओनियंस कितने के हैं। तो रिपोर्टें जो हुकूमत को आजकल भेजी आ रही हैं, जिनका काम था कि वो जासूसी करें और साफ ज़रा मेरे जैसे बंदों को ज़्यादा करें चौधरी साहब के लिए, ताकि पता हो मैं किससे मिलता हूँ, कहाँ आता जाता हूँ मैं। तो वो आजकल ये ओनियंस और टमाटोज की प्राइसेस को चेक करने के लिए लगे हुए हैं। ये हाल हुआ है हमारे पाकिस्तान के सीक्रेट क्या इसीलिए कीमतें तेजी से कम हो रही हैं? इसी वजह से कम हो रही है, इसलिए हो रही हैं इसलिए कम हो रही है क्योंकि सीक्रेट एजेंट पहुंच गए मार्केटों में, खबरदार 007 आ गए। अगर किसी ने आगे बढ़ते हैं क्लास हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अब मैं आता हूं इस पे एक नोटिफिकेशन जारी करवाया इसहाक डार साहब ने, उसमें उन्होंने 3 TORs उन्होंने दिए, 3 के करीब हैं, और जिसमें वो खुद चेयरमैन है, मिनिस्टर फॉर लॉ जो उसके मेंबर हैं, मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी उसके मेंबर हैं। इन्होंने ये नोटिफिकेशन बड़ा इंटरेस्टिंग और मेरा ख्याल है बड़ी बुरी खबर है ये उनके मुलाजमीन के लिए। काजी साहब हमेशा सोशल सेक्टर का और गुर्बत का रोना रोते रहते हैं, तैयार हो जाएं। उन्होंने कहा जी कि ये वजारतें हैं, इनको दोबारा से नए सिरे से देखा जाए। लोग यहाँ पे ज़्यादा भर्ती हो गए हैं, इन पर ज़्यादा पैसे इन पर लग रहे हैं। यहाँ पे ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, इनके जो फंक्शन है ओवरलैपिंग है, एक वजारत है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की है वो कहते हैं ओवर एम्प्लॉयमेंट है। ओवर एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने की ज़रूरत है। मतलब ये है कि ये इस नोटिफिकेशन के आड़ में इसहाक डार साहब फेडरल लेवल के जितनी आपकी वजारतें हैं 48 के करीब हैं, आपके यहाँ पे बोर्ड्स हैं, इंडिपेंडेंट बोर्ड्स हैं, ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, हजारों की तादाद में विफाकी मुलाजमीन को निकालने का ये बंदोबस्त कर चुके हैं। लोगों को तैयार रहना चाहिए। पीपल्स पार्टी हुकूमत आती है, वो लोगों को नौकरियां देती है, ये आते हैं हमेशा नौकरियों से निकालते हैं। नौकरियां सिर्फ इनके अपने लोगों को मिल रही हैं, अपने दोस्त हैं, अपने रिश्तेदार हैं, अपना फैमिली है, अपने घर वाले हैं, उनके लिए नौकरियां मौजूद हैं। नई नई सीट्स भी निकल रही हैं, अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं। एक को 3 महकमे दिए जा रहे हैं। जैसे आम लोगों को कर्जे जो मिल रहे हैं, आम लोगों को कर्जे भी तो मिल रहे हैं। इसमें इशू ये है कि ये आपकी जो भी IMF से डील होती है कि वो कहते हैं जी गवर्नमेंट को छोटे से छोटा गवर्नमेंट को कर दे, और उसके बाद ये और चूंकि जाहिर है उनका मसला अपनी वसूलियों का होता है, तो जो हम ये रोते रहते हैं कि हम अपनी मैशियत को अपने मफाद में उस्तवार करें, तो ये तो हो नहीं सकता। मिसाल के तौर पे मैं तकरीर सुन रहा होता हूँ, अभी एक साहब जो है वो इन्वेस्टमेंट लाने की बात कर रहे होते हैं, फिर पता चलता है उनके तो 17 बिलियन दिरहम की बाहर अपनी इन्वेस्टमेंट है, वो अपनी तो ला नहीं रहे, अपनी बाहर लेके जा रहे हैं। यहाँ हमें ये कहा जा रहा है कि हुकूमत को छोटे से छोटा करें। अब ये जो ऑस्टेरिटी, आज मैं स्टोरीज पता नहीं कर सकूं या ना कर सकूं, कि जो यूरोप आज वर्ल्ड एक्सप्लोजन पे आ रहा है, ये AFP कह रही है, मैं नहीं कह रहा, और उनके बड़े अखबार लिख रहे हैं, उसकी वजह यही ऑस्टेरिटी है, जो ऑस्टेरिटी हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। और इससे मेरे ख्याल में आपकी खबर करते हैं। मैं कलसर साहब आपको ये स्टोरी यहाँ अपनी खत्म कर लेता हूँ कि आयरलैंड ने मशवरा दिया है अपने बेरोजगारों को कि आप यूरोपियन यूनियन के दूसरे मुल्कों में चले जाएं, वहाँ बड़ी अच्छी नौकरियां हैं और वहाँ की आबो हवा बड़ी अच्छी है। तो मैं आपको पाकिस्तानी कहानी है, काजी साहब ये भी मशवरा दे दें, ये भी मशवरा काजी साहब देते जाएं। ये जो हजारों बेरोजगार होने वाले हैं, तो ये कहाँ जाए? आपका जहन क्या कहता है? मेरा ख्याल में जो हजारों बेरोजगार होने वाले हैं, चाहे वो यूरोप में हो, वो यहाँ हो, उन्हें तारीख का अखाड़ा बुला रहा है
क्योंकि उनके राइट्स जो हैं ना उन्हें आइन के तहत मिल रहे हैं, चाहे यूरोप हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमीर दुनिया हो, चाहे गरीब दुनिया हो। क्योंकि दुनिया में भर में ये हो गया है कि जो रेगुलेटर्स थे, जो गवर्नमेंट के रेगुलेटर्स थे, उनके बारे में वो खुद कहते हैं कि वो लैप डॉग्स बन गए हैं यूरोप और अमेरिका में, और लोग आम आदमी को मफाद कहीं नहीं। और ये जो स्टोरी साथ में इसके मैंने लंप की है वही है क्रासरा साहब, जो AFP कहता है कि इस दफा जो अपराइजिंग बन रही है उसको कैटर नहीं कर पाएगी ट्रेड यूनियन, क्योंकि ट्रेड यूनियन भी उनसे बिट्रे कर रही है, और ये लोग अपने तौर पर निकल रहे हैं पॉलिटिकल जितने आउटफिट्स हैं उनसे हटके। तो मेरे ख्याल में ये एक दुनिया है जो उन्होंने तो यहाँ भी लोगों को राइट्स उनके सड़कों पर मिले। मतलब लोग अगर ये आप देख लें, अगर ये डॉक्टर्स की मूवमेंट थी, इनको 4 पैसे मिले या स्ट्रक्चर हुआ तो पहले तो किसी ने नहीं दिया। तो मेरे ख्याल में इन्हें चाहिए कि लोगों को सड़कों पर ना आने दें, उससे पहले उनके राइट्स दे दें। जी क्लास साहब, इसाक डार ने क्या सनसनीखेज एतराफ किया है? महंगाई का जो तूफान आया, क्या राजफाश किया उन्होंने? रोजाना की बुनियाद पे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं शाहजा के बंदे को हैरानी होती है। 4 महीने तक झूठ बोला गया। मैंने कहा ना, ब्लफ मास्टर्स हैं ये, ऐसे ऐसे ब्लफ किए जाते हैं। टेलीविजन चैनल्स पे बैठ के इन्होंने झूठ बोले हैं। उस वक्त भी हम कह रहे थे कि नोट छाप कर आप लोग अपनी इकॉनमी चला रहे हैं, आप कर्जे ले रहे हैं। 600 रुपए से ज्यादा ये कर्जा ले चुके हैं, डोमेस्टिक बोरिंग हो चुके हैं। $7.8 बिलियन ये IMF से ले चुके हैं। अब एक नया सनसनीखेज इंकशाफ किया गया कौमी असम्बली में, और दाद देनी चाहिए पाकिस्तान के मीडिया को। मजाल है किसी ने इस खबर को वहां से, हालांकि सबके सामने वहां पे है, ये कागजात में पेश की गई है। इसाक डार साहब ने फरमाया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1 जुलाई से लेके उन्होंने 29 नवंबर 4 महीनों में 280 अरब रुपए के इन्होंने नोट छापे हैं। ये बहुत बड़ा क्राइम समझा जाता है किसी भी इकोनॉमिक वर्ल्ड में। काजी साहब मुझसे बेहतर इकोनॉमी जानते हैं, मैं तो इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेमैन अप्रोच है। 280 अरब रुपए के नए नोट इन्होंने छपवाए हैं। पाकिस्तान जो है अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बजाय प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान अब पाकिस्तान को चला रही है। अगर इन्होंने मशीनों के जरिए पैसा चलाना है काजी साहब, तो मुझे पाकिस्तान दे दें, आपको दे दें, मशीन लगा देते हैं तो दिन रात नोट छापती रहेगी, पैसे ही पैसा, इसमें तो फिर मसला ही कोई नहीं रहेगा। ये तो सबसे बड़ा इजी काम है। ये बहुत बड़ा मेरा ख्याल है गलत काम किया गया है। क्या होते हैं इसको भी तो देखना है ना क्या साहब? इनका मसला ही नहीं है, इनका मसला ही नहीं है मुईशत। आपकी इन्फ्लेशन आप देखें कहां चली गई। 280 रुपए के नए नोट डालेंगे, 1000 रुपए के नोट की औकात ही खत्म हो गई। अब देख लो, जाए मार्केट में लेके जाए। बदतरीन मेरा ख्याल है, बदतरीन मिस मैनेजमेंट इकोनॉमी की जो की कर रहे हैं इसाक डार साहब नए नोट छाप के। 2 मैशते हैं ना क्रासरा साहब। प्रॉब्लम ये है, एक इंडिविजुअल्स की मैशियत है, उनके निजी कारोबार हैं जिन्हें बहुत हादा मिन फजले रबी जिस तरह लिखा होता है बाहर तो पता नहीं रब की तरफ से है या वो तो अच्छी बात है। लेकिन बात यह है कि दूसरी मैशियत है आम आदमी की। ये 2 मैशियतें हैं, 2 दुनियाएं हैं जो एक जगह पे हैं, और ये बोदुल मगरिबैन बनता चला जा रहा है। ये जब तक नहीं होगा, मगर चले थोड़ा सा वक्त कम है। असलम खान साहब, एक तरफ तो मैशियत हमारे साथ क्या कर रही है और दूसरी तरफ ये ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है। आप सुन रहे हैं मुझसे, मेरी बात सुन रहे हैं असलम साहब? मेरे ख्याल में सर ये 2009 में साबका DC अब्दुल जब्बार शाही ने बहुत ज्यादा रकम खर्च करके 36 एकड़ रकबा खरीदा था, और ये वजीर आला पंजाब का ये मोटो था कि यहाँ पर जो गंडा सिंह रोड जो 2 रोया बनाई जा रही है, यहाँ जो इंडिया से मार्केटिंग करेंगे और इंडिया सब्जियां लाएंगे, इंडिया से प्याज लाएंगे, आलू लाएंगे, और यहाँ से इतनी बड़ी मंडी बनेगी जो पूरे पाकिस्तान को सब्जियां सप्लाई करेंगी। मगर वो 2009 में जो 21 करोड़ रुपए की जगह तो खरीद ली, मगर इन्होंने इस पर अमल दरामद कोई भी नहीं किया गया। और कल चेयरमैन जो मार्केट कमेटी बता रहे थे कि हमने 11 करोड़ रुपया जो है ना वो फंड बोर्ड से हासिल किया था बतौर कर्ज लेके इस मंडी को बनाने के लिए, मगर अभी तक जो है ना मंडी का वहां पर नामो निशान नामो निशान नहीं है। वहां पर कोई ईंट नहीं लगाई गई, वहां पर सारी जमीनें ऐसी पड़ी हुई हैं, और वहां पर जो है अभी कोई भी काम नहीं किया गया। जब DCO से मैंने पूछा, DCO कहता जी वो 36 एकड़ रकबा खरीद लिया, वो मंडी के लिए मुनासिब जगह नहीं है, वहां पर जो कसूर का जो कचरा मंडी है वहां बना लेते हैं। जी काजी साहब बहुत शुक्रिया, ये सूरत हाल है। और मैं बेहतर जी क्लास ये बेहतर वैसे ये तजवीज़ है, कचरा मंडी बना लें, वो ज्यादा बेहतर है। काजी साहब आपकी दफा ब्यूरोक्रेसी के कमाल देखें, उन्होंने भारत के साथ ट्रेड के नाम पे मुल्क को लूट लिया है। इन ब्यूरोक्रेट्स को, इन बाबूज को बहाना चाहिए किसी ना किसी तरीके से इस मुल्क को लूटने का। और ये DMG जो है हमारे दोस्त, और ये हमारे यहाँ पे जो माफिया बैठा हुआ है डिप्टी कमिश्नर्स का, इन्होंने जिस तरह मुल्क में लूट मचाई और जिस तरह सियासतदानों के साथ मिल के जो फ्रॉड कर रहे हैं, ये इंतहाई अफसोसनाक है। कैसा मुझे सुन के हो रहा है कसूर की मंडी, कहते कचरा आप यहाँ शिफ्ट कर दें, अब कचरा बना लें, ये ज्यादा बेहतर है मेरा ख्याल है। सारे का सारा गंद वहाँ इकट्ठा होना चाहिए। चलें हम देखेंगे, नोटिस ले रहे हैं। एक बात तो देखें ना, जब भी हमने प्रोग्राम खबर सेवेंगे क्लास साहब
जब भी खबर ये है हमने किया है तो सरकार पंजाब गवर्नमेंट ने हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये भी वो बस अब इस पे लंबी कहानी है। एक्टिव क्यों होते हैं, एक्टिव होने के बाद डीएक्टिवेट कैसे हो जाते हैं, और जहाँ पे मतलब हमारे रिपोर्टर की नजर पड़ गई तो उस पे एक्शन होता है। जहाँ पे हमारी नजर नहीं पड़ती, किस तरह हेपेटाइटिस की तादाद बढ़ी उस पर भी एक्टिव हुए थे। वो अलग बात है कि उन्होंने जो इसके वो फिगर्स थे वो कम बताए थे। नहीं हम दस्तक तो देते रहेंगे। 700 अरब रुपया पंजाब को मिला, लिया के 2 देहातों का उसमें कोई हिस्सा नहीं है। 700 अरब में से लिया को कुछ नहीं मिलना, सारा लाहौर पे, काजी साहब के लाहौर पे खर्च होगा। एक जो हमने टीजर दिया था वो हम कल करेंगे स्टोरी, जो शेखुपुरा में एक कुछ शेयर कर सकते हैं। नहीं वो जो है वो एक स्टोरी हमारे एक अभी रहती है दुबई की। जी क्लास साहब, अगर वो सर दुबई की, वो दुबई नाराज हो गया पाकिस्तान से। वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दुबई ने कहा कि आपने एक्सपो 2020 के लिए ये जो वहां पे कराने वाले नुमाइश, उसके लिए पाकिस्तान ने वोट नहीं डाला। मैंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया, कुछ अपने दोस्तों से पूछा तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सामने आई है कि पाकिस्तान ने तुर्की को वोट दिया है और साथ में दुबई से भी वादा किया हुआ था। पता यह चला है कि जब यहाँ पे ये हिना रब्बानी खान साहबा वो थी वजीर खारजा थी, उनसे तुर्की ने वोट मांगा तो उन्होंने तुर्की को लिख के दे दिया कि हम आपको वोट देंगे। अमीन फ़हीम साहब आपको पता है इंतहाई दिलदादा हैं, शौकीन मिजाज हैं, आते जाते रहते हैं दुबई में गए। दुबई का कोई अफसर मिल गया, जी मेहरबानी करें आप हमें वोट दें, उन्होंने उनको लिख के दे दिया। हिना रब्बानी खान साहब ने तुर्की को लिख के दिया हुआ था, अमीन फ़हीम साहब ने लिख के दे दिया इन दुबई वालों को हम आपको वोट देंगे। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी वहाँ पे वो हो रही है, और दुबई के बहुत सारे लोगों की मुझे ईमेल आई हैं, मैसेजेस आए, उन्होंने कि हमें बड़ी एम्बेरसमेंट हुई है। दुबई हमारे ज्यादा करीब है क्लासा साहब। नहीं तुर्की भी करीब है, कमाल का है। तुर्की हमारे ज्यादा करीब है, हमारी सड़कें बनाने में, हमारी मेट्रो बसेस चलाने में तुर्की ज्यादा करीब है। हमारा सारा कारोबार आएगा तुर्की के पास है। स्पेशली पंजाब के लिए पंजाब के लिए, पंजाब के लिए भी पीएए भी सारी तकरीबन तुर्की को मिल गई है। सो असल चीज है जो इन्होंने मैस किया है, हिना रब्बानी साहब ने लिख के दिया तुर्की को, अमीन फ़हीम साहब ने लिख के दे दिया इनको। और अमीन फ़हीम साहब से पूछना चाहिए आपका क्या ताल्लुक है भाई, ये वजारत खारजा का मामला है। वजारत खारजा बेहतर समझती है कि हमने दुनिया के किस मुल्क को लिख के देना है या नहीं देना। आज दुबई इसी वजह से पाकिस्तान को कह रहा है कि आप झूठे हैं, आपने झूठ बोला, हमारे साथ फ्रॉड किया। हमारी दुबई से ये भी एक रिक्वेस्ट है कि ये जो ब्लैक मनी वहां जाके खेलती है वो उसको रोकें, और जो है यहाँ जब जो स्टोरीज हम देते हैं कि जो भी माल इधर से होता है दुबई पहुंच जाता है, तो ये भी हमारे साथ इस मुल्क के अवाम का पैसा है। काजी साहब, क्लास साहब, नाज़रीन प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर। कल तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।